Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अर्ली डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। इसमें हम इसके क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, उसके अलावा कैसा इसका स्पेसिफिकेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे और सारे फैक्टर्स को डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। सी एलिगेंस CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर 70% चांस होता है क्वेश्चन बनने का एग्जाम में। और सी एलिगेंस है क्या हमारा? सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। जो सी एलिगेंस होता है वो स्मॉल होता है, फ्री लिविंग सॉइल न्यूमेटोड होता है जो कि नॉन पैरासिटिक होता है। अडल्ट सी एलिगेंस की जो बॉडी होती है वो एग्जैक्टली 959 सोमैटिक सेल्स की बनी होती है और इनके जो इनवेरिएंट सेल लीनिएज होता है। मतलब कहने का है जो सेल होते हैं वो नंबर ऑफ सेल कितने प्रोड्यूस करेंगे और किस टाइप के सेल प्रोड्यूस करेंगे वो फिक्स होता है इनके एम्ब्रियोज में। अडल्ट फॉर्म जो होती है वो हर्माफ्रोडाइट होती है, मतलब हर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है एग और स्पर्म बोथ। और ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए कर सकते हैं या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सी एलिगेंस का डायग्राम। अब बात करते हैं सेल लीनिएज की। तो पहले जाइगोट होता है, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन करता है। कैसा करता है? एसिमेट्रिकल। ये एसिमेट्रिकल डिवीजन करके एक फाउंडर सेल बनाता है और एक स्टेम सेल बनाता है। P1 क्या है आपका? P1 स्टेम सेल है और ये ऊपर जो AB है ये क्या है? फाउंडर सेल है। अभी जो AB फाउंडर सेल होता है ये फर्दर डिवाइड होता है ABA एंटीरियर और ABP पोस्टीरियर सेल में। ABA फर्दर डिवाइड होते हैं ABAL लेफ्ट और ABA राइट में, जो कि आगे चल के फेरिंग्स, हाइपोडर्मस और न्यूरॉन्स बनाते हैं। उसके अलावा ABPL और R लेफ्ट और राइट जो होते हैं ये हाइपोडर्मस और न्यूरॉन बनाते हैं, फेरिंग्स नहीं बनाते हैं। और जितने सेल AB से बनते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 389 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब P1 जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है EMS में और P2 में। EMS फाउंडर सेल जो है वो MS और E में डिवाइड होता है। MS जो होते हैं मसल, फेरिंग्स, गोनैड्स बनाते हैं, ये टोटल 80 सेल्स होते हैं। उसके अलावा E जो लीनेज होती है वो इंटेस्टाइन बनाती है, ये 20 सेल्स का होता है। P2 फर्दर डिवाइड होता है और क्या बनाता है? C फाउंडर सेल जो मसल, हाइपोडर्मस और 2 न्यूरॉन्स बनाते हैं डिवाइड होके आगे। और P3 जो बना होता है P2 से, ये एक और स्टेम सेल है, ये फर्दर डिवाइड होता है D में और P4 में। D जो होगा वो मसल सेल्स बनाएगा 20 और उसके अलावा P4 जो होगा वो Z2 और Z3 जर्मलाइन सेल्स बनाएगा। तो ये लीनिएज होती है इनकी। अब स्टेम सेल्स जो होते हैं वो P1, P2, P3, P4 होते हैं, टोटल 4 पाए जाते हैं। उसके अलावा जो फाउंडर सेल्स हैं वो AB, E, MS, C और D, ये 5 होते हैं। अब नोट करने की बात यह है कि इनकी जो पोटेंसी होती है स्टेम सेल की P1, P2, P3, P4 की, ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है। मतलब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा P4 तक, तो पोटेंसी जो होगी, इनकी जो पोटेंसी होगी वो डिक्रीज होगी। मतलब तो पोटेंसी आप देख सकते हैं जो P4 की थी इसने सिर्फ 2 सेल्स बनाए, और वहीं अगर आप P1 देखिए तो उसने एक फाउंडर सेल बनाया जो आगे चल के मसल, फेरिंग्स, गोनैड्स बना रहे थे, और उसके अलावा इसने P2 को बनाया। तो आप देख सकते हैं इसकी पोटेंसी हाई थी P1 की एज कंपेयर टू P4। तो पोटेंसी जब हम P1 से P4 तक जाते हैं तो वो कम होती जाती है और वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को ही बना पाते हैं। और मैंने बताया इनकी इनवेरिएंट सेल लीनिएज होती है कि कौन से सेल कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके के, वो फिक्स होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये कैसा होता है? इंटरनल होता है। और स्पर्म कैसे होते हैं? स्मॉल, राउंड, अनफ्लैजिलेटेड, जिसकी वजह से ये मूव स्लोली करते हैं बाय अमीबॉइड मूवमेंट। अब जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज कैसे होते हैं? रोलिंग थ्रू द स्पर्म थेका। जो स्पर्म थेका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पर्म थेका है, ठीक है। ये स्पर्म का स्टोरेज रीजन होता है, इसके थ्रू वो रोल करके आते हैं, यहाँ पर से ऐसे करके रोल करके आते हैं, और यहाँ पर जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं वो इनको फर्टिलाइज कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें जो पॉलीस्पर्मी होती है
वो कौन रोकता है? वो काइटिन रोकता है। और ये काइटिन रिलीज कौन करता है? न्यूली फर्टिलाइज एग्स, यही सिंथेसाइज करते हैं काइटिन को। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज ना करें एग से, उसको काइटिन रोकता है। अब बात करते हैं क्लीवेज और स्पेसिफिकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। इनका क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक एंड रोटेशनल, और यही क्लीवेज मैमल्स में भी पाया जाता है। ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज एसिमेट्रिकल डिवीजन अकर्स। अब अर्ली क्लीवेज में कैसा होता है? एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। पीछे भी देखा हमने कि एक स्टेम सेल बन रहा था, एक फाउंडर सेल बन रहा था, एक स्टेम सेल बन रहा था, एक फाउंडर सेल बन रहा था। तो ईच एसिमेट्रिकल डिवीजन प्रोड्यूसेस वन फाउंडर सेल एंड वन स्टेम सेल। फाउंडर सेल कौन थे? ए, बी, ई, एम, एस, सी और डी, 5 थे टोटल। और स्टेम सेल कितने थे? P1, P2, P3, P4, ये 4 थे टोटल। जो फाउंडर सेल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। देखा था पीछे फेरिंग्स बना रहे थे, मसल्स बना रहे थे, इंटेस्टाइन बना रहे थे, उनके सेल्स ही प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो स्टेम सेल थे इनकी पोटेंसी जो थी वो हाई थी बहुत। हम देख ही रहे थे कि ये फाउंडर सेल भी बना रहे थे और स्टेम सेल भी बना रहे थे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फाउंडर सेल होता है ये कंडीशनली स्पेसिफाइड होता है, और स्टेम सेल जो होती है वो कैसी होती है? वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्पेसिफिकेशन कैसी पाई जाती है? इसमें बोथ होती है, कंडीशनल और ऑटोनॉमस। अब देखते हैं द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइंड बिफोर द फर्स्ट सेल डिवीजन। अब जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होती है वो डिटरमाइन हो जाती है पहले सेल डिवीजन से पहले ही। वो क्यों होता है? क्योंकि जो क्लीवेज फरो होता है वो एसिमेट्रिकली लोकेटेड होता है क्लोजर टू द फ्यूचर पोस्टीरियर पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द एग। जैसे ये एग की एक्सिस है, इसके अलोंग यहाँ पे जो क्लीवेज फरो होता है वो यहाँ पे बनता है, और जिसकी वजह से अनइक्वल डिवीजन होता है, और एक छोटा P1 सेल बनता है और बड़ा AB सेल बनता है। नॉर्मली जब आप देखते हैं कि वो जो सेल डिवाइड करता है तो क्लीवेज फरो यहाँ पे बनता है नॉर्मली, ठीक है। बट इसके केस में क्या हुआ? इसके केस में वो यहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। और जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो क्या बनाता है? एंटीरियर फाउंडर सेल बनाता है AB, और पोस्टीरियर स्टेम सेल बनाता है P1। अब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन देखते हैं। इसका जो डिसीजन लिया जाता है वो स्पर्म प्रोन्यूक्लियस के पोजीशन के बेसिस पे लिया जाता है एट फर्टिलाइजेशन। कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर होते हैं PAR3, PAR6, PKC3, ठीक है। ये होता है आपका कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, ये ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं आपके PAR3, 6 और PKC3, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनल साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर PAR2 और PAR1 होता है। ये इंटरनल साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? PAR2 एंड 1, ठीक है। अब होता है क्या है? PKC3 जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट रखता है PAR1, PAR2 को इंटरनल साइटोप्लाज्म में, मतलब वो इतने ही एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, और इनको कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में PKC3 आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि ये फॉस्फाइलेट कर देता है उनको, और जब फॉस्फाइलेशन कर देता है जिसकी वजह से ये PAR1, PAR2 उसमें जा नहीं पाते कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में, तो ये यहाँ पे नहीं आ पाते। मगर स्पर्म जो होता है उसके साथ उसका होता है स्पर्म सेंट्रोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्पर्म सेंट्रोसोम, ये ठीक है। स्पर्म सेंट्रोसोम जो होता है वो ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि कांटेक्ट करते हैं कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म से। देख रहे हैं आप, कांटेक्ट कर रहे हैं कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म से, और इनिशिएट करते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो कि पुश करता है मेल प्रोन्यूक्लियस को इधर वाल कि वो फ्यूजन के लिए जाए। इस चक्कर में क्या होता है? जब स्पर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो साथ ही साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटेक्ट करने लगते हैं किसको? PAR2 को। अब यहाँ पे PAR2 को प्रोटेक्ट करने लगते हैं फॉस्फाइलेशन से, जिसकी वजह से क्या होता है? जो PAR2 होता है वो पोस्टीरियर कॉर्टिकल में इंटर करने लगता है अपने बाइंडिंग पार्टनर PAR1 के साथ। अब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड पे पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे। अब पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे होता क्या है? जो PAR1 होता है वो फॉस्फोलेट करने लगता है PAR3 को, और PAR3 अपने बाइंडिंग पार्टनर PAR6 और PKC3 के साथ लीव कर जाता है कॉर्टेक्स को, जो पोस्टीरियर कॉर्टेक्स होता है। अब इसको यहां से ये लोग लीव करने लगे, कौन? PAR3, 6 एंड PKC3, ठीक है। तो ये लोग लीव करने लगे कॉर्टेक्स को। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा।
अब फर्स्ट क्लीवेज के दौरान क्या होता है, मेटाफेज प्लेट फॉर्म होती है सेंट्रली यहाँ पे बीच में, और यहीं पे क्रोमोसोम जो होंगे वो अरेंज होंगे, और जो फर्टिलाइज एग होता है वो डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में। कौन से दो सेल्स होते हैं आपके, P1 स्टेम सेल और AB फाउंडर सेल। ठीक है, एक सेल जो होता है AB वो एंटीरियर पे होता है, उसके पास क्या होते हैं पार 6 पार 3, और जो दूसरा सेल होता है P1 जो कि पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होते हैं पार 2 और पार 1। तो पार 6 पार 3 जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं AB के सेल के लिए, मतलब एंटीरियर साइड, और जो पोस्टीरियर साइड पे स्टेम सेल होता है आपका P1 उसके लिए कौन होते हैं पार 1 और पार 2। और ये एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है जिससे एक स्टेम सेल बनता है, ठीक है, और एक फाउंडर सेल बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस इज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द सेकेंड डिवीजन। अब जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होती है वो एस्टेब्लिश होती है सेकेंड डिवीजन के दौरान। होता क्या है, जो फाउंडर सेल होता है AB ये डिवाइड करता है इक्वेटोरियली ABA और ABP में, और जो P1 होता है वो मेरिडोनली डिवाइड करता है या ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है फाउंडर सेल EMS और पोस्टीरियर स्टेम सेल P2 में। ठीक है, अब जैसे जैसे ये AB सेल और P1 सेल डिवाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, तो ये क्या होते हैं, ये लॉन्गर हो जाते हैं, एग शेल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब इससे होता क्या है, जो AB सेल डिवाइड होता है ABP और ABA में, तो उसमें जो ABP पोस्टीरियर वाला सेल होता है वो पोजीशन ले लेता है अबव द EMS सेल, वो EMS सेल के ऊपर आ जाता है। और EMS सेल कहाँ से आया होता है, ये डिवीजन ऑफ P1 सेल से आया होता है। ठीक है, तो ABP सेल जो होता है वो डिफाइन करता है फ्यूचर डॉर्सल साइड एम्ब्रियो की, और EMS सेल जो होता है वो डिफाइन करता है फ्यूचर वेंट्रल साइड एम्ब्रियो की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे था, ये इधर डिवाइड किया EMS बनाएगा, इधर वाल डिवाइड करके ये ABP बनाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे आया तो देख रहे हैं ABP ऊपर आ गया और EMS नीचे आ गया, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये वेंट्रल हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये डॉर्सल हो जाएगी। और ऐसे ही स्टेब्लिश होता है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। अब सी एलिगेंस का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सी एलिगेंस में दोनों तरीके के स्पेसिफिकेशन पाए जाते हैं, कौन से, कंडीशनल और ऑटोनॉमस। अब ये कुछ कंडीशंस के जरिए देखते हैं। एक कंडीशन है जिसमें हमने दो ब्लास्टोमेयर AB और P1 को एक्सपेरिमेंट के जरिए सेपरेट किया। तो देखा यह गया कि जो P1 सेल था उसने सारे सेल बनाए जो नॉर्मली बनाता था, और AB सेल ने आइसोलेशन में क्या किया, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स ही बना पाया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ABA सेल था वो क्या हुआ, वो एंटीरियर फेरेंजियल मसल सेल्स नहीं बना पाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब साथ में थे तो दोनों ने नॉर्मल डेवलपमेंट किया, बट जब AB को आइसोलेशन में रखा गया तो ABA सेल जो AB सेल से निकला था वो एंटीरियर फेरेंजियल मसल्स नहीं बना पाया, और यहाँ पे P1 सेल जो था उसने सारे सेल नॉर्मली बनाए। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, जो AB फाउंडर सेल होता है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करता है, उसके अलावा P1 स्टेम सेल जो होता है वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शो करता है। ठीक है, तो दोनों तरीके के स्पेसिफिकेशन पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर हमने क्या किया, 4 सेल स्टेज पे ब्लास्टोमेयर EMS और P2 को अब की बार सेपरेट कर दिया एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो हुआ क्या, जो P2 सेल था उसने यहाँ पे भी सारे सेल बनाए जो नॉर्मली वो बनाता था, मगर ये देखा गया जो EMS सेल था वो आइसोलेशन में ओनली MS सेल बना पाया और E सेल नहीं फॉर्म कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये सब साथ में थे, ठीक है, और EMS और P2 साथ में था, तो इसने क्या किया, MS भी बनाया, E सेल भी बनाया, मगर जब ये EMS आइसोलेशन में रखा गया तो इसने दोनों सेल जो थे वो MS सेल बना दिए, और P2 सेल ने तो अपना नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाया जिसमें वो आगे फर्दर डिवाइड करके जो C सेल बनाता है और P3 बनाता है उसने नॉर्मली बनाया। तो यहाँ पे भी ये कंक्लूजन निकला कि EMS फाउंडर सेल जो था वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा था, और P2 स्टेम सेल जो था वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा था। तो इसीलिए सी एलिगेंस में दोनों तरीके के स्पेसिफिकेशन पाए जाते हैं, कंडीशनल और ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस स्टेम सेल में पाए जाते हैं और कंडीशनल जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फाउंडर सेल में। अब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ EMS फाउंडर सेल। अब इसमें जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें भी दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक सेल वो होता है जो अवे फ्रॉम द P2 सेल होता है, जो कि एंटर कर जाता है MS फेट में। अभी कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं।
यहाँ पे स्किनमन प्रोटीन होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है MED1-2 को, और ये MED1-2 जो होते हैं ये यहाँ पे ई फेट में भी जा सकता है सेल, मगर इसको कौन रोक देता है, यहाँ पे POP1 रोक देता है, और जिसकी वजह से ये फेट में नहीं जाता ई में। और इसको ये किसको एक्टिवेट कर देता है, ये TBX35 को एक्टिवेट कर देता है। ये TBX35 इन टर्न क्या करता है, PHA4 को एक्टिवेट करता है और HLH1 को एक्टिवेट करता है, जो आगे चल के फेरिंग्स बना देते हैं और मसल्स बना देते हैं। और ये कौन सा फेट आ जाता है, MS फेट। तो ई फेट में जाने से रोक कौन रहा है यहाँ पे, POP1। अगर POP1 ना होता तो ई फेट में चला जाता सेल। और साथ ही साथ TBX35 करता क्या है, एक और प्रोटीन होता है PAL1, उसको भी ये इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये PAL1 क्या करता है, ये सी फेट में भेज देता है जिसमें मसल्स और हाइपोडर्मिस बनता है, तो उसको भी ये रोक देता है। तो ये वाला भी पाथ रुक जाता है। इसको कौन रोकता है, TBX। तो नोट करिए, जो POP1 डिफिशिएंट एम्ब्रियोज होते हैं उसमें EMS डॉटर सेल जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, ई सेल बन जाते हैं, उसमें MS सेल नहीं बनता, क्योंकि अगर यहाँ पे POP1 ना होता तो ये डायरेक्टली ई फेट में चला जाता, मगर POP1 ने इसको ई फेट में जाने से रोक दिया। अब दूसरा सेल जो होता है वो क्लोज टू P2 सेल होता है, और वो ई सेल लीनिएज में चला जाता है, MS में नहीं जाता। वो कैसे नहीं जाता, इसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो P2 सेल होता है वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है MOM2। ये WNT प्रोटीन है जो कि इंटरैक्ट करता है MOM5 से, और MOM5 क्या है, फ्रिजिल रिसेप्टर है। ये किस पे प्रेजेंट होता है, EMS सेल पे, और यही इंस्ट्रक्ट करता है EMS डॉटर सेल को कि वो ई सेल फेट में चला जाए। ये करता कैसे है, ये डाउन रेगुलेट कर देता है। डाउन रेगुलेट करेगा किसका एक्सप्रेशन, POP1 जीन का एक्सप्रेशन ये डाउन रेगुलेट कर देगा। जब ये POP1 को डाउन रेगुलेट करेगा तो POP1 हमने अभी पीछे देखा था, वो ई सेल फेट में जाने नहीं दे रहा था। अब जब यहाँ पे डाउन रेगुलेट कर दिया गया है तो वो आसानी से जो सेल होगा वो ई सेल फेट में चला जाएगा, और EMS सेल जो होगा उसके डॉटर सेल ई सेल फेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये P2 सेल है, ठीक है, इसने क्या किया, MOM2 को रिलीज किया। जब इसने MOM2 को रिलीज किया तो ये कहाँ गए, ये गए MOM5 के पास, जो रिसेप्टर था किसके पास, ये EMS सेल के पास, ठीक है, EMS सेल के पास गया। तो जब इसने यहाँ पे सिग्नल दिया इसको, तो इसने क्या किया, इसको इनहिबिट कर दिया। किसको इनहिबिट कर दिया, POP1 को। तो ये POP1 इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से ये पाथ अब चलेगा नहीं, ये इनहिबिट करेगा नहीं ये वाले पाथवे को जो EMS ई तक जा रहा था। और इस पाथ को जब इनहिबिट नहीं किया तो ये आसानी से क्या करेगा, ई सेल फेट में चला जाएगा, और ऐसे ही EMS सेल ई सेल फेट में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की सिग्नल है, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें MOM2 आपका WNT प्रोटीन है और MOM5 क्या है, आपका फ्रिजिल रिसेप्टर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MOM1 दिया किसने, P2 सेल ने MOM5 को। तो इधर देखिए हाफ जो था इसका वो ऐसा बना जो ई सेल फेट में चला गया, और हाफ जिसको सिग्नल नहीं मिला वो MS सेल में कन्वर्ट हो गया। अभी जो P2 सेल होता है ये एक और सिग्नल देता है जो डिस्टिंग्विश करता है ABP ABA को, इन दोनों को अलग करता है। असल में जो ABA और ABP सेल्स होते हैं ये इक्विवेलेंट सेल्स होते हैं, सेम पोटेंसी रखते हैं, मगर ABP सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है ABA से, क्योंकि ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ, P2 सेल के साथ। वो कैसा इंटरेक्शन करता है वो देखते हैं। इनका जो इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, वो GLP प्रोटीन के बीच में होता है जो कि एक नॉच है, और APX1 लाइगेंड प्रोटीन जो कि एक डेल्टा है। और ये किस तरीके की सिग्नलिंग होती है यहाँ पे, जक्स्टाक्राइन। असल में GLP प्रोटीन नॉच जो होता है वो ABP सेल निकालता है, और ये सारे सेल्स पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने बताया ये जो है इक्विवेलेंट सेल्स हैं, ABA और ABP। और APX1 लाइगेंड जो होता है डेल्टा, वो किस पे प्रेजेंट होता है, P2 ब्लास्टोमेर पे। तो होता कुछ इस तरह है, जैसे ये सेल है आपका, ठीक है, ये मान लिए ABP, और इधर वाला सेल कौन सा है आपका, मानिए इधर है ABA। इन सबके पास रिसेप्टर होता है, ठीक है, इनके सबके पास ये नॉच रिसेप्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये है क्या, ये है GLP1, ठीक है। अब यहीं पे ये किसके क्लोज होता है, P2 सेल के पास। ये P2 है आपका, ठीक है, P2 है।
ये P2 इसको एक सिग्नल देता है जो है आपका डेल्टा, और ये सिग्नल कैसा है, APX1 लाइगेंड, ठीक है। अब APX1 लाइगेंड जो होता है उसको रिसीव कौन करता है, GLP-1। आप देख सकते हैं यहां पे ये इंटरैक्ट कर रहा है ABP P2 के साथ, जिसकी वजह से ही ये सेल जो होता है ये डिफरेंट होता है किससे, ABA सेल से। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं APX1 किससे निकला, P2 से, और किसने दिया, GLP-1 ने रिसीव किया, जो किसके पास प्रेजेंट था, ABP के पास। होगा तो इसके पास भी ऐसे प्रेजेंट, ठीक है, बट ये उससे दूर है जिसकी वजह से ये रिसीव नहीं कर पा रहा है, और ये किस तरीके की सिग्नलिंग है, जक्स्ट्राक्राइन। अब नोट करने की बात ये है कि अगर P2 सेल को रिमूव कर दिया जाए तो दोनों AB सेल्स जो होते हैं वो ABA सेल फेट में चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब हम रिवर्स कर दें पोजीशन दोनों सेल्स की, ABA और ABP की, तो क्या होगा। जब ये प्रेजेंट है नॉर्मल पोजीशन में एम्ब्रियो में, तब क्या हुआ, तब तो नॉर्मल इन्हीं ने एम्ब्रियो फॉर्मेशन किया, नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाया, ABA ऊपर था और ABP नीचे था। फॉर एग्जांपल ABA एंटीरियर पे था और ABP पोस्टीरियर पे था। अब हमने किया क्या, ABP को उठा के ABA की जगह पे रख दिया और ABA को उठा के ABP की जगह पे रख दिया, ठीक है, हमने जगह बदल दी, दोनों की रिवर्स कर दी यहाँ पे। अब जब इनकी हमने पोजीशन रिवर्स की, ठीक है, तब भी देखा गया कि इनमें नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ABA और ABP दोनों इक्विवेलेंट सेल हैं, अभी पीछे बात की, और दोनों एक्सप्रेस करते हैं GLP-1 प्रोटीन, ये भी पीछे बताया था हमने। और ये किसके लिए होता है, P2 स्टेम सेल के लिए, क्योंकि P2 स्टेम सेल जो होता है वो आपका APX1 देता है सिग्नल। ये देख सकते हैं आप, APX1 सिग्नल दे रहा है और रिसीव कौन कर रहा है, GLP-1, जिसकी वजह से ही अगर हम इनकी पोजीशन भी रिवर्स कर दें तो भी नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट पूछी गई थी एक बार ये। अब पीछे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात की, अब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो P1 लीनिएज में पाया जाता है। असल में जो डिटर्मिनेशन होता है P1 लीनिएज का वो ऑटोनॉमस होता है, ये देखा था पीछे हम लोगों ने। और सेल फेट जो होते हैं वो डिटरमाइन कैसे होते हैं, इंटरनल साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स के जरिए, ना कि सेल्स इंटरैक्ट करें नेबरिंग सेल से। जैसे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देख रहे थे, फाउंडर सेल्स दूसरों से इंटरैक्ट करके फेट डिसाइड हो रहा था उनका, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इंकोड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और यही इंट्रिंसिकली डिटरमाइन करते हैं फेट्स ऑफ द सेल। और ये सेल काहे से ड्राइव होते हैं, जो फाउंडर सेल से आगे चल के सेल्स बनाते हैं उनका फेट डिसाइड होता है इन्हीं के जरिए, जिसमें पहला प्रोटीन है स्किन-1 प्रोटीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैटरनली एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है फेट ऑफ द EMS सेल, ठीक है। EMS सेल का फेट कंट्रोल करता है और जनरेट करता है पोस्टीरियर फेरिंग्स, ठीक है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था स्किन-1 प्रोटीन जो था वही एक्टिवेट कर रहा था MED1 MED2 को, और वही आगे फेट बना रहे थे, चाहे MS हो चाहे E सेल फेट हो। दूसरा प्रोटीन है हमारा PAL1 प्रोटीन। अब इसकी जो एक्टिविटी होती है वो काहे के लिए चाहिए होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सोमैटिक सेल्स, ठीक है, जर्मलाइन सेल्स नहीं, जर्मलाइन नहीं, सोमैटिक सेल्स के लिए, उसके डिसेंडेंट्स के लिए ये जरूरी होता है ऑफ ब्लास्टोमेर, P2 ब्लास्टोमेर, जो कि ये स्पेसिफाई करता है मसल प्रोडक्शन। अभी पीछे भी देखा था PAL1 प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा था TBX35 और उसको रोक रहा था कि वो C सेल फेट में ना जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं PAL1 ने क्या किया, इनहिबिट किया इसको, यहां पे मैंने बताया था, और C सेल फेट में नहीं जाने दे रहा था, कौन, TBX35। तो यही काम होता है PAL1 प्रोटीन का। अब तीसरा प्रोटीन है PAI1 प्रोटीन। जो PAI1 प्रोटीन होता है वो नेसेसरी होता है जर्मलाइन सेल फेट के लिए, जर्मलाइन सेल्स बनाता है ये, और ये देखा गया है कि ये इनहिबिट करने लगता है स्किन-1 और PAL1 के फंक्शन को। अब जो सोमैटिक सेल्स होंगे उसमें PAI1 को इनहिबिट करना जरूरी है, क्योंकि ये इंटरप्ट कर रहा है स्किन-1 और PAL1 के फंक्शन को। अब ये कैसे होता है इसका इनहिबिशन, ये देखते हैं। अब दो सेल्स होते हैं, एंटीरियर AB सेल और दूसरा पोस्टीरियर P1 सेल। होता क्या है एक्चुअली इसमें, क्योंकि AB सेल में सोमैटिक सेल्स बनेंगे और उसमें PAI1 को इनहिबिट करना जरूरी है, तो इसमें PAR3 PAR6 होता है, जो पीछे देखा था हम लोगों ने, ये इनहिबिट करता है PAR2 PAR1 के फंक्शन को, और इन टर्न
पार 2 पार 1 जो होते हैं वो मैक्स 5 और मैक्स 6 को इनिबिट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे नो इनिबिशन होता है। ठीक है, ये इनिबिट हो गया, जिसने इसकी वजह से ये इनिबिट नहीं कर पाया मैक्स 5 और मैक्स 6 को, और मैक्स 6 जो होगा आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये इन टर्न क्या करेगा, ये इनिबिट कर देगा पाई 1 को, तो यहाँ पाई 1 का क्या हुआ, इनिबिट हो गया, पाई 1 इनिबिट हो गया। दूसरी तरफ पोस्टीरियर P1 सेल जो आगे और सेल्स बनाएगा, तो इसमें पाई 1 रहे, ज़रूरी है ऐसा। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होते हैं वो इनिबिट कर देते हैं यहाँ पे पार 3 पार 6 को। हमने देखा था पीछे सेंट्रोसोम मदद कर रहे थे, तो पार 3 पार 6 इनिबिट हो गया। जब ये इनिबिट हुआ तो ये इन टर्न इसको इनिबिट नहीं कर पाते हैं पार 2 पार 1 को, और ये एक्टिवेट हो जाते हैं पार 2 पार 1। जब पार 2 पार 1 एक्टिवेट होंगे तो वो किसको इनिबिट कर देंगे, अब वो इनिबिट कर देंगे मैक्स 5 और मैक्स 6 को, तो यहाँ पे इनिबिट होगा। अब जब मैक्स 5 और मैक्स 6 इनिबिट हो जाएंगे तो ये इन टर्न इनिबिट नहीं कर पाएंगे किसको, पाई 1 को, और यहाँ पे पाई 1 प्रोटीन रहेगा और एक्सप्रेस होगा आगे चल के। तो यही चीज़ होती है, ऐसे ही पाई 1 का इनिबिशन होता है सोमैटिक सेल्स में, क्योंकि ये इंटरप्ट कर रहे थे स्किन 1 और पाल 1 के फंक्शन को। अब नोट करने की बात यह है कि अगर म्यूटेशन कर दिया जाए पाई 1 में तो क्या होगा, जो जर्मलाइन ब्लास्टोमेयर्स होंगे, सही मारा, जर्मलाइन सेल्स होंगे, वो भी अडैप्ट कर लेंगे सोमैटिक फेट और वो सोमैटिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो पाई 1 म्यूटेंट में यही होता है। तो ये मैंने बात की सी एलिगेंस की, अर्ली डेवलपमेंट की डिटेल्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा वुल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं PYQs भी देखूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CSIR नेट में पूछे गए सी एलिगेंस पे, उसकी भी वीडियो एक सेपरेटली बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.